नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये डीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ की लिंक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का दूसरा टेस्ट। ये 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ, इनसे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनको हल करने के बाद आपको कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है दोनों वीडियोज़ को हमारे अच्छे से, तो आप इनको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर इस पेपर को हल करते हैं तो आपका ये ज़रूर समझ में आएगा और आपको याद भी होगा। इस टेस्ट को शुरू करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि जो लोग पर डे टेस्ट देना चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप जुड़ें इसको सर्च करके, और फिर वहाँ पर आप जो नोट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के या फिर जो भी टेस्ट हैं डेली के, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो ये आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 53। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वो करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये नहीं करते, क्योंकि राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जो राज्य के विधानमंडल के जो सदन का मुखिया होता है, वहाँ पर जो बड़ी पार्टी का बहुमत दल का नेता होता है। तो आइए अगला चलते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में विधानसभा की अवधि कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकती है। इसका ऑप्शन होगा बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, अब आप देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होता है। आपने अगर देखा हो तो आपको पता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें राज्यसभा के जो उच्च सदन होता है विधान परिषद, वो नहीं होते। तो आप देखिए यहाँ पर उच्च सदन दिया गया है, तो इसलिए अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो नहीं होगा। तो आपका आंसर ये सही होता है, क्योंकि वो खुद प्रत्याशी होगा तो दे सकता है, और निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना शेष हो, इसका कोई इशू नहीं है, और निम्न सदन यानी कि विधानसभा का सदस्य हो तो वो तो वोट कर ही सकता है। तो आपका इसमें ऑप्शन हुआ सी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? अब दोस्तों आप बताइए कि जब राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया है आपको? वेरी गुड, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई कर सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए क्या आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो तीनों आवश्यक हैं। वह पढ़ा लिखा हो, इस बात की कोई बाध्यता नहीं है, तो स्नातक जैसी कोई वहाँ पर मांग नहीं रखी गई है। तो इसलिए यहाँ पर आयु का आपको याद रहेगा 35 वर्ष सही है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब आप बताइए कि राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सांसद है या विधायक है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो क्या होगा? उसकी जो पहले की सदस्यता है उससे संबंधित चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो क्या ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, जी हाँ यही है, क्योंकि यदि वह नहीं छोड़ता है तो उसे पदरिक्त मान लिया जाएगा। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो आपका ऑप्शन हुआ यहाँ सी। आइए देखते हैं अगला, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो अब बताइए भारत के राष्ट्रपति कहाँ से चुने जाते हैं? तो आपने एक सेंटेंस में पढ़ा है कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा, लोकसभा हो गया संसद, चौथा ऑप्शन देखिए, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते हैं, तो आप निर्वाचित सदस्य है भी, तो आपका आंसर क्या हुआ? चौथा। आइए 10वां देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणों के बराबर होती है। ये एक स्टेटमेंट है।
वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा निश्चित जनसंख्या से है। अब देखिए ये आयोग का आया हुआ सवाल है, उसने इसको क्वेश्चन को कितना घुमाया है। बहुत टेंशन मत लीजिए, छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पर जाइए। किस वर्ष की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या है, तो आप जानते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर अब चुनाव कराए जाते हैं। 2026 तक ऐसा प्रावधान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी। तो आप जानते हैं 111 के तहत वो विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है। यहाँ अध्यादेश से संबंधित है, तो अध्यादेश किसके तहत है? 123। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें आपको सही नहीं है, मैंने आपसे कितनी बार कहा, ये वाला वर्ड जरूर ध्यान रखा करिए। आप सही पे तुरंत आ जाते हैं, सही नहीं है मतलब गलत है। तो वह संसद का एक संगठन का भाग है, ये तो सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं, वो चर्चा में भाग नहीं लेता। तो आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि वो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ऐसा सही है। और अन्य की स्थितियों में वह अध्यादेश लागू कर सकता है, उसका अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत। तो ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो आपने देखा है अनुच्छेद 54 के तहत बताया गया है, उनका निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन है। तो किसका प्रणाली क्या है? तो प्रणाली ये दी गई है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा, नहीं, यह आंसर आपका गलत है। फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, जी हाँ। आनुपातिक मत पद्धति द्वारा, जी हाँ। तो विकल्प 2 और 3 आपका आंसर सही हुआ, क्योंकि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, इसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। अब आप बताइए कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगता है? 352। तो इसका मतलब 352 के तहत और लगाएगा कौन? तो राष्ट्रपति लगाएगा, ठीक है। तो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अब आप बताइए आपातकाल की घोषणा किसके तहत होती है? तो 352 के तहत। तो 352 के तहत अभी आप 356 वाला राष्ट्रपति शासन होता है, उसको भूल जाइए। तो उसमें जो टाइमिंग दी गई है 352 के तहत, वो 1 माह के अंदर उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो अनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आप बताइए किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति करते हैं। तो आपका आंसर हुआ डी। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अब आप बताइए उसका कार्यकाल कब से शुरू होता है? निर्वाचन की तारीख से? जी नहीं, ये नहीं होगा। संसद की प्रथम बैठक के पहले दिन से? ऐसा कोई लेना देना नहीं। अपने पद ग्रहण के दिन से, अर्थात जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन पद ग्रहण के दिन से ही वह रहेगा। निर्वाचन आयोग ऐसे भी कोई भी तिथि घोषित नहीं करता है। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पर सी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो अब यहाँ भारत की शक्तियों के बारे में है, तो बताइए वो क्या क्या कर सकता है? तो क्षमादान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है क्या? नहीं, जिसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया है तो इसके तहत हटा सकता है। तो आपका आंसर मिल गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपातकाल और अध्यादेश दोनों की घोषणा करने का अधिकार उसे है। अब आइए देखते हैं अगला, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अब आप बताइए विधेयक कैसे पास होता है? तो आप जानते हैं कि दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति सहमति दे। तो पारित हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन देखें, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तभी उसे पारित माना जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हुआ। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अब आप बताइए कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उसे हटा दिया जाए, तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब इसमें उपराष्ट्रपति आपको दिया ही नहीं गया है, तो अब बताइए इसमें उपराष्ट्रपति कहाँ है? तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे ना आ जाइए। राज्यसभा का सभापति जो होता है, पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो महाभियोग किसके तहत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आर्टिकल याद है, आर्टिकल 61।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत होती है, आप जानते हैं, आपने इसको पढ़ा हुआ है। 108 के तहत कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति। किन किन शर्तों पे होती है, इसको जानने के लिए वीडियो को आप देखें। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? अर्थात अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका है? तो ये राष्ट्रपति का है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ऐसा अनुच्छेद 74 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? अभी मैं आपसे पूछ ही रहा था कौन कौन सी परिस्थितियां, लीजिए आपके सामने आ गया। देखिए पहला क्या है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। जी हाँ, ऐसे में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ऐसे में यह है कि वो स्वीकार न करे, उस पर अपनी रोक रखे। फिर अगर वो कार्यवाही नहीं करता है 6 माह तक, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, तो इन सभी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत ज्वाइंट सेशन जो है बुलाया जा सकता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक बार एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो देखिए अध्यादेश का अनुमोदन जो है वो 6 सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए जिस दिन से प्रथम बैठक होती है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो बताइए उनके अधिकार क्या नहीं है? नहीं है पूछा है। तो राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वो लौटा सकता है, तो उसका अधिकार है। वित्तीय बिल्कुल लिखा है, वो बिल है, बिल को पुनर्विचार हेतु वापस करना। देखिए धन विधेयक, वित्त विधेयक जो होते हैं उनको वो वापस नहीं कर सकता है, जो लोकसभा ने पारित कर दिया है उसे माना जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ, क्योंकि लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना उसका अधिकार है। तो आपका आंसर हुआ बी। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अब आप बताइए कि ऐसा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ये आपके अनुच्छेद 160 में है। कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आपको ढूंढना है। तो बताइए अब, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, क्या ऐसा होता है? जी नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य मेरा तात्पर्य क्या है? लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, याद रहेगा। आइए देखते हैं अगला। तो आपका आंसर यहीं से मिल गया, असत्य एक ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया बी। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि डीपी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें पॉलिटी के सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस पर आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सारे वीडियोस आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैप, इन सभी पर वीडियोस अपलोडेड हैं। आप जो यूपीएससी है और यूपीपीएससी है उनके लेवल के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अगला ये देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कब वो वापस भेज सकता है? तो ये अधिकार उनको दिया गया था 111 जो 111 अनुच्छेद है, किस संशोधन के तहत पूछा गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां कब हुआ था? तो 1978 में। और 42वां कब हुआ था? 1976 में। तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अब आप बताइए, उनका जेबीबी के जो पॉकेट वीटो होता है वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 111 के तहत ऐसा वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब बताइए भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? आप जानते हैं कि अनुच्छेद 61 में इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी?
लोकसभा राज्यसभा किसी में प्रस्तावित की जा सकती है, 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए। तो इस तरीके से कौन करेगा? संसद। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? अब आप बताइए। राष्ट्रपति है कार्यपालिका का अध्यक्ष, अनुच्छेद 53 कहता है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया ही कि आरोप जो है वो किसी भी सदन में, संसद के किसी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? तो आपने 52, 54, 55 पढ़ा है। 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा, 54 उनका निर्वाचक मंडल है, 55 निर्वाचन प्रक्रिया है, तो 57 ही आपका बचता है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने इसका आंसर तुरंत क्लिक किया होगा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। ये जीके का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत वो प्रदान की गई है उनको कि वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। 39 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो बताइए कब उनका चुनाव होना चाहिए? 1 माह, 9 माह, 6 सप्ताह, 6 माह? तो उसका आंसर क्या होगा? 6 माह। 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना है। 40 क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त। आप जानते हैं कि 352 के तहत जब आपातकाल की घोषणा होती है तो मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। 20-21 नहीं सस्पेंड होते, ऐसे में कई अनुच्छेद सस्पेंड होते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि वो शक्ति कहाँ से मिलती है, तो वो शक्ति मिलती है अनुच्छेद 359 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा? तो आप बताइए। 50, 20, 10, 100? तो 50 सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, बताइए। अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 की बात हो रही है यहाँ पर। तो अधिकतम कितना? आप जानते हैं कि 1-1 वर्ष बाद उसको अगर बढ़ाते हो 6-6 महीना करके, तो आप क्या करोगे? अधिकतम 3 वर्ष तक उसे आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आप जानते हैं कि निर्वाचक मंडल का भाग कौन कौन है? तो इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये तीनों हैं। लेकिन जब महाभियोग आता है तो महाभियोग में लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कोई वोटिंग नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा ही खाली इसमें वोटिंग करते हैं। तो इसमें उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो राज्यों की विधान परिषद और राज्यों की विधानसभा। इसमें 2 आंसर हैं, गलती से इसमें आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है? माफ़ कीजिएगा, विधान परिषद भाग नहीं होता है। सही है, इसमें जो आंसर है बिल्कुल सही है। इसको फिर से देख लेते हैं। पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, तो देखिए भाग कौन कौन है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है। तो ये तो आपका पहले ही हट गया। तो अब वो महाभियोग में कौन सा भाग नहीं है? तो महाभियोग में ये भाग नहीं लेता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती है। बात समझ में आ गई? आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, उन पर घबराइए नहीं, एक बार रिपीट करिए, सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश? तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद कौन बनेगा? तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति को नाम संबोधित करके वो त्यागपत्र देते हैं। अब आइए देखते हैं इनका अनुच्छेद 45। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहा तो आप परेशान मत होइए। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार देखिए, आप एक बार में इसे 5 मिनट में पूरा हल कर सकते हैं। और अगर इनके आपको टेस्ट देने हैं तो आप टेलीग्राम लिंक पे आइए, आप ऑनलाइन इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, जो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे आपको फीलिंग होगी। 50-50 क्वेश्चंस के सेट हैं, वहाँ पर आपको ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? तो देखिए, ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम पे अपना जेबी वीटो प्रयोग किया था, जो बाद में समाप्त हो गया था।
अगला, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक है, तो क्षमादान की शक्ति कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। ये विधायी कोई ऐसा विधायी शक्ति नहीं है, कार्यपालिका शक्ति नहीं है, तो कैसी है? जुडिशियल पावर है इनकी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत करेगा। किन किन स्थितियों में? देखिए, हथियारबंद विद्रोह, अगर हथियारबंद विद्रोह हो तो वो कर सकता है। बाहरी आक्रमण, इसके आधार पर भी कर सकता है। युद्ध है तो इसके आधार पर भी। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर तो आपका आंसर हुआ आपका टी। ठीक है, आइए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं, जल्दबाजी मत करिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है? कि वह निम्नलिखित में से किनको सदन के पटल पर प्रस्तुत करवाएं। तो संसद के पटल पर किसको प्रस्तुत करवाते हैं? तो इसमें रिपोर्टें हैं कई, जैसे संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, तो ऐसे ही समझ लेते हैं, इनको तो वो रिपोर्ट को प्रस्तुत कराता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, देखिए लोक लेखा समिति जो होती है उसका प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास आता है, वो उस पर जाँच करता है, तो इनका प्रतिवेदन नहीं। तो तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देता है वो कराता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को तो चौथा। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4, इसमें मिलेगा आपको तीसरा ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो कौन उनको अनुशंसा देगा? मंत्रिपरिषद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार के राष्ट्रपति रहे, और वो अभी तक एकमात्र ऐसे हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 50 क्वेश्चंस का सेट। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो डेली टेस्ट हो रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ें, और वहाँ से आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो एक बार जाके वहाँ ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आपको सारे, अगर आपको 50 क्वेश्चन राष्ट्रपति की याद हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले हर एग्जाम में राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।